हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशन। अगर आप भी जेआईबी 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो हमारे पास इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजिली रिविजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमेटिक वे में इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में जो है एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेस हैं वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉयड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEJKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में जो है एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है न्यू 2023। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में जो है एनरोल कर लीजिए, और साथ के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी होती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का मॉड्यूल सी जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। उसका हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, कितनी टाइप्स की फाइनेंशियल सिस्टम होती है, और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की ग्रोथ कैसे हुई है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। और साथ के साथ ऑडियो वीडियो क्वालिटी भी कंफर्म कर दीजिए ताकि हम आज का यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट कर सकें। फटाफट से एक बार ऑडियो वीडियो क्वालिटी जरूर कंफर्म कर दीजिए, क्या ऑडियो वीडियो क्वालिटी ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइनेंशियल सिस्टम का मीनिंग समझ लेते हैं कि फाइनेंशियल सिस्टम होता क्या है। तो इसको समझने के लिए हम जो है यहाँ पर पूरी इकोनॉमी को दो ग्रुप्स में जो है डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा ग्रुप 1, इसमें ये लोग आते हैं जो कि सेविंग्स करते हैं, यानी कि वो काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और उसमें से कुछ हिस्सा जो है अपने पास बचा के रख लेते हैं फ्यूचर के लिए। यानी कि ये ग्रुप 1 के पास जो है वो सरप्लस फंड पड़ा होता है, जितना इनको फंड की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा इनके पास जो है फंड पड़ा रहता है। उसके बाद दूसरा ग्रुप वो है जिनको इन फंड्स की ज़रूरत आती है। इसमें वो इन्वेस्टर्स हैं जो कि अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या वो पर्सन जो कि अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। और आप लोग को पता है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फंड्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। तो दूसरे ग्रुप में कौन से आ जाते हैं? इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, जो जिनको फंड्स की रिक्वायरमेंट है ताकि वो इन्वेस्ट कर सके और उससे जो है पैसा कमा सके। तो इनके पास ये वाला ग्रुप कौन सा हुआ? जिनको फंड्स की कमी है, जिनको फंड्स की यहाँ पर ज़रूरत है। तो फाइनेंशियल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके जरिए, ठीक है, जो ये हमारी सेविंग्स होती है, जो सरप्लस फंड पड़ा रहता है, इसको हम वहां तक पहुंचाते हैं जिनको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है आपको? क्लियर है? जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम बैंक की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एक बैंक की एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखो एक पर्सन ए है जिसके पास जो है 5000 रुपीज जो है क्या है यहाँ पर कैश सरप्लस में पड़ा है, यानी कि इसकी सेविंग्स है। क्लियर है आपको? और यहाँ पर एक पर्सन बी है जिसको यहाँ पर जो है 5000 रुपीज की जो है जरूरत है, सख्त जरूरत है, इसको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो बैंक है ना वो एक फाइनेंशियल सिस्टम का ही पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा यहाँ पर फाइनेंशियल सिस्टम का। ठीक है, इसी से इस पे निर्भर करता है हमारा फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, तो अब फाइनेंशियल सिस्टम कैसे काम करता है? तो यहाँ पर देखो जो ए पर्सन है वो बैंक के पास जाएगा, इस मनी को क्या कर देगा यहाँ पर डिपॉजिट करवा देगा। ठीक है, क्या कर देगा यहाँ पर डिपॉजिट करवा देगा, और बैंक इसके ऊपर जो है कोई भी इंटरेस्ट रेट इसको दे देगा। ठीक है, तो ये जो 5000 रुपए था अब इसके पास से किसके पास चला गया? बैंक के पास। अब बैंक क्या करेगा? इस 5000 को जो है ये बी पर्सन, क्योंकि बी पर्सन बैंक के पास आया होगा, इसको कहेगा कि मुझे 5000 लोन की जरूरत है। तो ये जो 5000 ए पर्सन इसने लिया वो किसको दे देगा? यहाँ पर बी पर्सन को। तो आप देख सकते हो ये जो बैंक के जरिए हमारा जो सेविंग्स के रूप में सरप्लस फंड पड़ा हुआ था उसको हमने पहुंचा दिया वहां तक जिसको इस फंड्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट थी। इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? फाइनेंशियल सिस्टम। क्लियर है आपको? क्लियर है? तो यहां पर अगर मैं एक लाइन में बोलूं, ऐसा सिस्टम जिसके जरिए हम सरप्लस फंड को उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिनको फंड्स की ज्यादा जरूरत होती है, जिनको रियलिटी में उस फंड्स की जरूरत होती है। ठीक है, उसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं यहाँ पर? फाइनेंशियल सिस्टम। क्लियर है? तो यहाँ पर मीनिंग भी देख लेते हैं। ए फाइनेंशियल सिस्टम इज अ सिस्टम दैट अलाउज द एक्सचेंज ऑफ फंड्स। फाइनेंशियल सिस्टम के जरिए हम फंड को एक्सचेंज कर सकते हैं, किसके? जिसके पास सरप्लस फंड्स पड़ा है उससे उसके पास जिसको इस फंड्स की जरूरत है। ठीक है, बिटवीन फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेंट्स सच एज लेंडर्स, इन्वेस्टर्स एंड बोरोवर्स।
सिंपली लेंडर्स कौन है, जो पैसा अपना देता है यानी कि लेंड करता है, क्लियर, जिसके पास सेविंग्स पड़ी है। इन्वेस्टर्स कौन है, जो वो पैसा लेंगे और मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। या फिर जो बोरवर्स, बोरवर्स कौन है, जिनको अपना यूज करना, पैसे की जरूरत है, वो लोन लेना चाहते हैं, क्लियर है। तो इन तीनों के बीच में जो है फंड का एक्सचेंज हो पाता है हमारा फाइनेंशियल सिस्टम की वजह से, क्लियर है। द एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज अचीव्ड बाय द फाइनेंशियल सिस्टम। अब इस लाइन का क्या मतलब है, देखो जो हमारा ये सेविंग्स पड़ी है ना, फंड्स पड़ा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रिसोर्सेज हमारी इकोनॉमी के लिए। तो फाइनेंशियल सिस्टम के जरिए हम इस इकोनॉमिक रिसोर्स का एफिशिएंट एलोकेशन कर पाते हैं, यानी कि जहां पर इसकी जरूरत है वहां पर इसको पहुंचा पाते हैं, ताकि इससे इसको यूज किया जाए, इसको ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाए और हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ की जाए। आप ही सोच के देखो, अगर ये जो फाइनेंशियल सिस्टम होता ही ना, तो एक पर्सन के पास 5,000 क्या फंड्स पड़ा है, तो ये इसी के पास पड़ा रहता, पड़े पड़े इसकी वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो जाती, क्लियर है, और इकोनॉमी की ग्रोथ भी नहीं हो पाती, ठीक है। तो इस केस में फाइनेंशियल सिस्टम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ में, क्योंकि वो रिसोर्स को एलोकेशन करने में हेल्प करता है, क्लियर है। उसके बाद देखो फीचर्स ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। अब जो हमारा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है उसके फीचर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले, इट प्लेज अ वाइटल रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इकोनॉमी की डेवलपमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये हमारी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को जो है एनकरेज करता है, ठीक है। जब देखो फाइनेंशियल सिस्टम में क्या होता है, हम बैंक के पास जाते हैं, अपनी सेविंग्स जमा कराते हैं, बैंक उस पर हमें क्या देता है, इंटरेस्ट देता है, ठीक है, जिससे हमारा मोटिवेशन मिलता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर सेविंग करनी है, क्लियर है आपको। और बाद में जो बैंक है वो क्या करता है, लोन भी देता है, ठीक है। अब लोन, जो इन्वेस्टर्स है वो बैंक से लोन लेते हैं और उसको जो है मार्केट में इन्वेस्ट कर पाते हैं। तो क्या होता है, फाइनेंशियल सिस्टम की वजह से जो हमारी सेविंग्स है उनको भी एनकरेजमेंट मिलती है और जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उसको भी एनकरेजमेंट मिलती है, और दोनों ही हमारी कंट्री के लिए, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ज्यादा से ज्यादा सेविंग हो, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो, क्लियर है। उसके बाद देखो, इट हेल्प इन मोबिलाइजिंग एंड एलोकेटिंग वंस सेविंग। जो हमारी सेविंग्स हैं उसको मोबिलाइज, यूज करने में और इसको एलोकेट करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है ये प्ले करता है। नेक्स्ट देखो, इट फैसिलिटेट द एक्सपेंशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट्स, ठीक है। जो हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि बैंक्स हो गई, ठीक है, अदर हमारी फाइनेंशियल सिस्टम्स हो गई, उनके एक्सपेंशन में, उनकी ग्रोथ में भी जो फाइनेंशियल सिस्टम है बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। प्लेज अ की रोल इन अ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ज्यादा से ज्यादा कैपिटल गुड्स जो है प्रोड्यूस की जाए, ताकि हमारी कंट्री की जो है ग्रोथ हो सके, क्लियर आपको, ज्यादा से ज्यादा कैपिटल गुड्स हमारी कंट्री में बन सके। तो कैपिटल फॉर्मेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट देखो, इट हेल्प फ्रॉम अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टर एंड द वन सेविंग, ठीक है। ये एक लिंक की तरीके से भी काम करता है हमारे इन्वेस्टर, जिनको फंड्स की जरूरत है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और जो हमारे जो सेविंग करते हैं, ठीक है, उसके बीच में एक लिंक का काम करते हैं, जिसकी वजह से फंड्स का एक्सचेंज हो पाता है, ठीक है। तो ये हमारा मीनिंग था, फीचर था इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का। तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए क्या आपको फाइनेंशियल सिस्टम का मीनिंग क्लियर है। फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए क्या आपको फाइनेंशियल सिस्टम का मीनिंग क्लियर है। नेक्स्ट हमारा देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। अभी हमारी फाइनेंशियल सिस्टम कितनी टाइप्स की होती है, तो मेनली हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा होता है इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम और दूसरा हमारा होता है यहाँ पर फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले हम इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम होता है जहां पर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, जैसे कि लोन कैसे देना है, कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज करना है, ऐसा कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते। ना ही इसके ऊपर जो है गवर्नमेंट का किसी भी तरह का यहाँ पर कंट्रोल होता है। इस तरह के फाइनेंशियल सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। पहले देखो, पहले के जमाने में पहले इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम ही होता था। जैसे जैसे गांव में मान लो किसी को लोन की जरूरत पड़ गई, तो गांव में ही कुछ मनी लेंडर्स होते थे जो कि ये काम करते थे, ठीक है। तो वो क्या करते थे, अपनी मर्जी से ही यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस रखते थे। जैसे लोन दिया तो इंटरेस्ट रेट अपनी मर्जी से चार्ज करना शुरू कर दिया, जितना हाई हो सके 20, 30, 40% अपनी मर्जी से यहाँ पर चार्ज करने लगे, ठीक है। तो वो किस में आते हैं, हमारे इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, जहां पर किसी भी तरह का रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होता है, क्लियर आपको। तो यहां पर मीनिंग देखो, The information financial system has evolved as an extension of social structure and characterized by the lack of regulations. इसमें rules and regulations की कमी होती है, low transaction cost, मतलब ट्रांजेक्शन का कोई भी प्रोसीजर नहीं होता, सीधा गए लोन लिया काम खत्म, ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं यहाँ पर करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद अनस्ट्रक्चर प्रोसीजर भी पूरा अनस्ट्रक्चर होता था, जैसे मर्जी आई वैसे यहाँ पे लोन वगैरह दे दिया। नो सुपरविजन बाय द गवर्नमेंट का भी उसके ऊपर कोई भी सुपरविजन नहीं होता था। इस वजह से जो इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में जो लेंडर्स होते थे वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते थे, किसको, बोरोवर्स को, उससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करना, ठीक है, काफी ज्यादा, मतलब
मान लो ना यहाँ पर नॉर्मली अगर 6% चार्ज करते हैं फॉर्मल सिस्टम में, तो ये उसका दुगना तिगना 10 गुना भी यहाँ पर चार्ज करते हैं। जनरली क्या करते थे जो इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम है वो मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे। जैसे मान लो 6% रख दिया, ठीक है, तो हमें लग रहा है कि 6% ठीक है, पर वो मंथली चार्ज करते थे, मंथली में 6% यहाँ पे चार्ज करते थे, ठीक है। तो ये हमारा कुछ एग्जाम्पल थे इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का। तो यहाँ पर देखो इसमें कौन कौन से हमारे आते हैं। सबसे पहले जो मनी लेंडर्स हैं, लैंडिंग ब्रोकर्स हैं, लैंड लोन्स हैं, ट्रेडर्स हैं, ये हमारे किस में आते हैं, इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। उसके बाद देखो क्या है, फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। अब जो फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम है बिल्कुल ऑपोजिट है इनफॉर्मल का। यहाँ पर हर चीज के रूल्स एंड रेगुलेशन है, मतलब बैंक्स इसमें जनरली इंक्लूड होती है हमारी बैंक्स, ठीक है, फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम है, ठीक है। वो जब भी कोई लोन देगी तो उनको प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। लोन लेने या देने के लिए, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते वक्त या फिर लोन देते वक्त वहां पर एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर्स को फॉलो करना होगा। जैसे अगर लोन देना है तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करनी जरूरी है, जो कि हमारा यहाँ पर क्लियरली स्पेसिफाई किया होता है। इनके ऊपर जो गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है वो भी पूरा यहाँ पर होता है। क्लियर है आपको, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो द फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनाइज, ये ऑर्गेनाइज होती है, हर चीज जो है वो सही जगह सही तरह ऑर्गेनाइज की होती है। रूल्स एंड रेगुलेशन सबको पता होगा कि उनको कैसे यहाँ पर काम करना है, ठीक है। इंस्टीट्यूशन एंड रेगुलेटेड सिस्टम, ये सिस्टम जो होता है वो रेगुलेटेड होता है, हर गवर्नमेंट इसको प्रॉपर तरीके से जो है रेगुलेट करते हैं, ठीक है। इट फॉर्म द बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम इन द ग्रोथ ऑफ एनी नेशन, ठीक है। जो हमारा फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम होता है वो इकोनॉमी का जो है बैकबोन होता है, मतलब कि इकोनॉमी की ग्रोथ कितनी होगी, कैसे होगी, वो डिपेंड करता है हमारा फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का। जितना ज्यादा फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम अच्छा होगा उतने ही हमारी इकोनॉमी की जो है वो ग्रोथ होगी। क्लियर है। द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ नेटवर्क ऑफ बैंक्स, इसमें बैंक्स आते हैं हमारे, अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स या फिर इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ये हमारे किसमें आते हैं, फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में। क्लियर है आपको। उसके बाद नेक्स्ट देखो हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो किन चीजों से मिलकर बना होता है, क्या उसके कौन कौन से उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो हमारे फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला हमारे यहाँ पर देखो क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होती है, तो यहाँ पर देखो द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन द लेंडर एंड द बोरोवर, यानी कि ये जो हमारा लेंडर है जो पैसा लेंड करना चाहता है, जिनके पास सरप्लस फंड पड़ा है सेविंग्स के रूप में, और जो बोरोवर जिनको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, उनके बीच में लिंक के इंटरमीडियरी का काम करता है, दोनों के बीच में लिंक बनाता है। क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखो ए पर्सन है, ठीक है, ये पैसा लेंड करना चाहता है, तो बैंक क्या है, इनके बीच में क्या है, एक इंटरमीडिएरी, और ये जो बी पर्सन है वो क्या है, पैसा बोरो करना चाहता है, तो बैंक इन दोनों के बीच में क्या है, एक इंटरमीडिएरी की तरह काम करता है, लिंक की तरह काम करता है। ए पर्सन देखो, जो ए पर्सन है वो पैसा देगा किसको, बैंक को, जैसे मान लो 5,000 रुपीज है, ठीक है, और ये जो 5,000 रुपीज है वो जो है लैंड कर देगा किसको, यहाँ पर बी पर्सन को। क्लियर है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक इंटरमीडिएरी की तरह यहाँ पर काम करती है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को करने के लिए। क्लियर है आपको, क्लियर है। ऐसे ही अगर यहाँ पर देखो और तरीका देख सकते हैं कि एक पर्सन देखो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, किसी कंपनी के शेयर्स वगैरह बाय करना चाहता है, तो भी वो बैंक की हेल्प से, ठीक है, मान लो यहाँ पर बी कंपनी है, ठीक है, यहाँ पर बी कंपनी है, तो वो क्या करेगा, बैंक की हेल्प से जो है इस कंपनी में जो है इन्वेस्टमेंट कर सकता है। वैसे तो आजकल खुद भी कर सकते हैं, पर बैंकिंग भी इस तरह की जो है सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो इन दोनों के बीच में लिंक की तरीके से कौन कम कर रहा है, बैंक, ठीक है, जिसके बदले में बैंक क्या करता है, यहाँ पे कुछ चार्जेस को डिडक्ट करता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, इंटरमीडिएरी होते हैं। क्लियर है आपको। तो यहाँ पर देखो द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज पीपल विद सरप्लस अमाउंट ऑफ द मनी मेक सेविंग्स इन देयर अकाउंट्स एंड द पीपल डार नीड ऑफ मनी टेक लोन, ठीक है। तो बैंक क्या है, बेस्ट एग्जांपल है, जैसे मैंने आपको समझा दिया था, लोग पैसा डिपॉजिट करवाते हैं और उस बैंक उसको जो है लोन दे देता है। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारी एग्जांपल देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की। पहले देखो क्या है, हमारा फाइनेंशियल रेगुलेटर्स है, कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक्स है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इंश्योरेंस कंपनीज है, इंश्योरेंस ब्रोकर्स है, म्यूचुअल फंड्स है या फिर पेंशन फंड्स, ठीक है। तो ये सारे ही हमारे किसमें आते हैं, यहाँ पर हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्लियर है। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कितने टाइप्स की होती है, तो पहली टाइप हमारी यहाँ पर देखो क्या है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन। अब ये टाइप्स हमारी कौन सी होती है, देखो ऐसी कंपनीज, ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है, ठीक है, उन डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट पे करती है और उस डिपॉजिट से जो भी पैसा आता है उसको जो है लेंड कर देती है, उनको हम क्या कहते हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस और डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दिस इंक्लूड्स बैंक एंड अदर क्रेडिट यूनियंस विच कलेक्ट मनी फ्रॉम द पब्लिक अगेंस्ट इंटरेस्ट प्रोवाइडेड ऑन द डिपॉजिट्स एंड मेड एंड लैंड दैट मनी वंस नीड, ठीक है। तो वो क्या करती है,
इसमें हमारी बैंक्स आ जाती है या फिर अदर क्रेडिट यूनियंस होती है जो कि पब्लिक से पैसा डिपॉजिट की फॉर्म में एक्सेप्ट करती है, उनके ऊपर इंटरेस्ट पे करती है और वही पैसा जो है वो पब्लिक को ही लेंड कर देती है। उनको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन या फिर डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारा क्या है, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ये जो हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते, उसके अगेंस्ट वो जो है क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट जो है वो सेल करते हैं। जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज हो गई। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी जो है डायरेक्टली पब्लिक से पैसा जो है डिपॉजिट के फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं करती, पर अपने इंश्योरेंस जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बेचकर उनसे फंड जो है वो रेज कर सकती है। क्लियर है आपको? तो ये सिंपली क्या हुआ, ये डिपॉजिट नहीं लेंगे, बाकी जो लैंडिंग वगैरह का काम है, इन्वेस्टमेंट का काम है, वो ये इंस्टीट्यूशन जो है वो करती है। क्लियर है, मीडिएटर की तरह। देखो यहाँ पर देखो, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स एंड ब्रोकरेज कंपनीज फॉल अंडर दिस कैटेगरी। दे कैन नॉट आस्क फॉर मॉनेटरी डिपॉजिट बट सेल फाइनेंशियल प्रोडक्ट टू देयर कस्टमर। ठीक है, वो मॉनेटरी डिपॉजिट तो नहीं ले सकते पर अपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट यहाँ पर जो है वो सेल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर हमारा फर्दर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। ठीक है, तो ये हमने देखा कि हम ब्रॉडली 2 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। उसके बाद हम एक और तरीके से यहाँ पर जो है अपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। तो वो कैसे, देखो पहला हमारा आता है यहाँ पे रेगुलेटरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। रेगुलेटरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशन होती है जो कि किसी भी कंट्री में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं उनको रेगुलेट करती है, उन्हें कंट्रोल करती है ताकि वो सही तरीके से काम कर सके, उनके ऊपर सुपरविजन करती है। जैसे कि हमारा आरबीआई हो गया, सेबी हो गया। आरबीआई देखो हमारी जो बैंक्स होती हैं उनके ऊपर यहाँ पर पूरा कंट्रोल रखता है, जो सेबी है वो स्टॉक एक्सचेंज पे पूरा यहाँ पर कंट्रोल रखता है। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, रेगुलेटरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। उसके बाद देखो क्या, इंटरमीडिएट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि पब्लिक जो लेंडर है, ठीक है, और जो हमारे यहाँ पर बोरोवर, ठीक है, जनरल पब्लिक के साथ डीलिंग करते हैं और उन दोनों के बीच में जो है मीडिएटर यानी कि इंटरमीडिएरी का काम करता है, लिंक दोनों के बीच में बनाते हैं। ठीक है, उनको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जैसे कि जो कमर्शियल बैंक हो गए जो लोन देते हैं या फिर अदर फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, उनको हम यहाँ पर फाइनेंशियल इंटरमीडिएट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। क्लियर है, लिंक का काम करते हैं। उसके बाद देखो क्या है, नॉन इंटरमीडिएट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि इंटरमीडिएरी का काम नहीं करते, यानी कि ये जनरल पब्लिक से तो डील करते ही नहीं है, उन्हें हम यहाँ पर क्या कहते हैं, नॉन इंटरमीडिएट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसमें बेसिकली वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो किसी स्पेशल काम के लिए बनाए जाते हैं, मतलब कि ये जो अपने ऑपरेशंस करती है उन्हीं काम के लिए जो है करती है, वहीं पे पैसा जो है वो लैंड करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारा नबार्ड। ठीक है, नबार्ड को बनाया गया था एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो ये जो नबार्ड है वो अपने सारे ऑपरेशन जो है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए करती है। जो भी ये लैंडिंग वगैरह करती है, फंड्स की लैंडिंग करती है, वो इन्हीं डिपार्टमेंट्स को करती है। ठीक है, क्लियर आपको? ऐसे ही हमारे जो सिडबी है ये हमारे स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को डेवलप करने के लिए जो है वो बनाए गए थे। ठीक है, तो वो ये जो सिडबी है वो उन्हीं सेक्टर्स को यहाँ पे लोन प्रोवाइड करता है जो हमारे स्मॉल होते हैं, स्मॉल इंटरप्राइजेस होता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज होती है, उन्हीं को जो है लोन जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर है? तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है पब्लिक से डीलिंग नहीं करते। उसके बाद नेक्स्ट देखो हमारा यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जनरली क्या होते हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट होते हैं जिनको हम ट्रेड करते हैं कहाँ पर, हमारे फाइनेंशियल मार्केट में। जैसे कि शेयर्स हो गए, ठीक है, जैसे कि डिबेंचर्स हो गए, इनकी कोई ना कोई यहाँ पर मॉनेटरी वैल्यू होती है, उन्हीं को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है क्या यहाँ पर जिसको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो इसने क्या किया, अपनी कंपनी के जो बॉन्ड्स है वो इशू कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पब्लिक ने इन्वेस्टमेंट करनी थी, इसके पास सरप्लस फंड बना था, तो इसने कंपनी के बॉन्ड्स यहाँ पर खरीद लिए। मान लो 5,000 के यहाँ पर बॉन्ड्स खरीद लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो बॉन्ड है ना, ये जो बॉन्ड है इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि इसको ट्रेड किया जा रहा है फाइनेंशियल मार्केट में और इसकी यहाँ पर मॉनेटरी वैल्यू जो कि 5,000। ठीक है, और इसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से हम फंड्स को जो है एक्सचेंज कर सकते हैं लेंडर से बोरोवर के पास। ठीक है, अब जैसे यहाँ पब्लिक है, इसने बॉन्ड जैसे ही खरीदेगी तो 5,000 रुपये इसे पे करने होंगे कंपनी को। क्लियर है? तो इन्हीं को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर देखो, द प्रोडक्ट विच आर ट्रेडेड इन द फाइनेंशियल मार्केट्स एंड हैव अ मॉनेटरी वैल्यू और कॉल्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जिनको हम फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड करते हैं और जिनकी मॉनेटरी वैल्यू होती है उन्हीं को हम यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। उसके बाद देखो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड चेक, बॉन्ड्स, डिबेंचर, शेयर्स, सिक्योरिटीज। ये हमारी एग्जांपल है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा फाइनेंशियल मार्केट। अब जैसे मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड किया जाता है फाइनेंशियल
मार्केट में। अब ये फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली क्या होती है, सिंपल अगर मार्केट का मीनिंग समझो, जहां पर हम चीजों को खरीदते या बेचते हैं, ऐसे ही ऐसी मार्केट जहां पर हम फाइनेंशियल प्रोडक्ट को खरीदते या बेचते हैं उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, फाइनेंशियल मार्केट। क्लियर है आपको, क्लियर है। जैसे अगर आप बॉन्ड खरीदना है, ठीक है, जैसे कंपनी अपने बॉन्ड्स बेचना चाहती है, ठीक है, और जो पब्लिक है वो उसके बॉन्ड्स खरीदना चाहती है, तो उन्हें वो कहां पर खरीदे बेचेगी, फाइनेंशियल मार्केट में। फाइनेंशियल मार्केट की एग्जांपल हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज होता है, जहां पर आप कंपनी के शेयर्स वगैरह, डिवेंचर्स वगैरह बाय कर सकते हो, वो क्या है, हमारा एक तरह का फाइनेंशियल मार्केट है। तो यहाँ पर देखो, ए फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट वेयर बायर्स एंड सेलर्स ट्रेड मनी, कमोडिटीज, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, फॉरेन एक्सचेंज एंड डेरिवेटिव। जहां ऐसी मार्केट जहां पर हम कमोडिटीज को एक्सचेंज करते हैं, कौन सी, फाइनेंशियल कमोडिटीज को, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को, फॉरेन एक्सचेंज को, डेरिवेटिव्स को। क्लियर है। नेक्स्ट देखो हमारा यहाँ पर टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। अभी हमारे फाइनेंशियल मार्केट भी कई टाइप्स की होती हैं। पहली देखो हमारी क्या है यहाँ पर, मनी मार्केट। अब मनी मार्केट क्या होती है, देखो ऐसी मार्केट जहां पर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जाता है, यानी कि ऐसी सिक्योरिटीज जिसकी जो मेच्योरिटी पीरियड होती है वो 1 साल से कम होती है, ठीक है, तो ऐसी सिक्योरिटीज को हम मनी मार्केट में जो है ट्रेड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखो हमारा कैपिटल मार्केट, ठीक है। कैपिटल मार्केट ऐसी मार्केट है जहां पर हम लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज यानी कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का जो है ट्रेड करते हैं, जिनका मेच्योरिटी पीरियड नॉर्मली जो है 1 साल से ज्यादा होता है। क्लियर है। उसके बाद देखो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ऐसी मार्केट जहां पर हम करेंसीज को एक्सचेंज करते हैं, जैसे एक देश की करेंसी को हम दूसरे देश की करेंसी के साथ जो है एक्सचेंज कर पाते हैं, खरीदते बेचते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। नेक्स्ट देखो हमारा इंश्योरेंस मार्केट। ऐसी मार्केट जहां पर हम इंश्योरेंस पॉलिसीज को खरीदते हैं, बेचते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसी मार्केट को हम क्या कहते हैं, इंश्योरेंस मार्केट। उसके बाद नेक्स्ट देखो हमारा यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज। अब ये फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होती है, तो देखो जब भी कोई लेंडर या बोरोवर किसी भी तरह के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करता है, ठीक है, तो ये जो हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है वो उनको सर्विसेज प्रोवाइड करती है, यानी कि उनको असिस्ट करती है कि आपको लेंडिंग ऐसे करनी चाहिए, इनको लेंड करना चाहिए, आप हमें डिपॉजिट करवा दो, ठीक है, आपके डिपॉजिट को हम यहाँ पे लोन दे देंगे, या फिर आप हमें पैसा दे दो, आपकी बेस पे हम बेस्ट सिक्योरिटीज में जो है इन्वेस्टमेंट कर देंगे, ठीक है। ऐसी असिस्टेंस को ही हम यहाँ पर क्या कह देते हैं, सर्विसेज। क्लियर है। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में जो हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स को, उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज। क्लियर है आपको। जैसे एग्जांपल के लिए बैंक है, ठीक है, जैसे ये बैंक है, ठीक है, तो बैंक हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है, हम इस बैंक में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, अपने पैसे को डिपॉजिट करवा सकते हैं, ठीक है, जिसपे बैंक हमें जो है इंटरेस्ट पे करता है, बैंक से हम लोन ले सकते हैं, तो ये सारी क्या है, ये फाइनेंशियल सर्विसेज है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो फाइनेंशियल सर्विसेज मे बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ वेरियस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है ऑफर कौन करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। किस लिए ऑफर करता है, ताकि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को जो है यहाँ पर पूरा किया जा सके। क्लियर है आपको। इसका मेन एम क्या होता है, जो हमारा बोरोवर है, जो लेंडर है, ठीक है, उसको असिस्ट करना उसकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में। अब ये जो हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं वो भी कई तरह की होती है। मेनली फाइनेंशियल सर्विस हमारी कौन कौन सी होती है, सबसे पहले बैंकिंग सर्विसेज, ठीक है, ऐसी सर्विसेज जो हमें बैंक प्रोवाइड करता है, जैसे कि बैंक में अकाउंट ओपन करवाना, एफडी करवानी, ठीक है, और अदर फंक्शंस हो गए। बैंक हमारे लिए और भी बहुत सारे यहाँ पर लोकर की फैसिलिटीज वगैरह यहाँ पर प्रोवाइड करता है, हमें लोन वगैरह देता है, ठीक है, ये सारी बैंकिंग सर्विसेज में आते हैं। उसके बाद देखो इंश्योरेंस सर्विस, जो इंश्योरेंस कंपनीज हमें प्रोवाइड करती है, हम इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीद सकते हैं। उसके बाद अगर कोई हमारी जो मेच्योर हो जाती है पॉलिसी, उसके बाद हम उस क्लेम भी इंश्योरेंस कंपनी से ले सकते हैं। उसके बाद देखो इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। अब देखो जो बैंक्स होती हैं, जो बैंक्स भी होती हैं, अदर जो फॉर्म्स भी होती हैं जो कि हमें इन्वेस्टमेंट करने में जो हेल्प करते हैं, मतलब कि हमें अब इतनी नॉलेज नहीं है कि हम कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमें असिस्ट करती है, यानी कि हमें सलाह देती है कि आप जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो, या फिर वो हमारे बिहाफ पे जो है बेस्ट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करती हैं। इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। उसके बाद देखो फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज, फॉरेन करेंसी से रिलेटेड, जब हम एक्सचेंज करना चाहते हैं, मतलब मान लो हमारे पास रुपीज़ है, हम डॉलर उससे लेना चाहते हैं, तो हमें जो है यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज जो है लेनी होती है। फॉरेन एक्सचेंज की सर्विस हमें बैंक भी प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर वो हमारी करेंसी को डॉलर के साथ एक्सचेंज करते हैं। क्लियर है आपको। यहां तक हमने फाइनेंशियल सिस्टम का मीनिंग कर लिया। उसके बाद देखो यहाँ पर फेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। अब ये हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो डेवलप कैसे हुआ, ठीक है, कैसे हमारी जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है उसकी ग्रोथ हुई, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जो हमारा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है उसकी डेवलपमेंट को हम 4 स्टेजेस में जो है डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला देखो हमारा यहाँ पर प्री इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी मिलने से पहले का हमारा फाइनेंशियल सिस्टम। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 से लेकर 1991 तक, यानी कि आज़ादी के बाद पर लिबरलाइजेशन जो हमारी पॉलिसी हुई थी, है ना, उससे पहले, इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले। उसके बाद पोस्ट लिबरलाइजेशन
लिबरलाइजेशन के बाद यानी कि 1991 से लेकर 2010 तक, उसके बाद पोस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जो हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था उसके बाद का हमारा यहाँ पर फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, तो इनको हम 4 स्टेजेस में जो है डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला हमारा फेज यहाँ पर देखो क्या है, प्री इंडिपेंडेंस। ठीक है, मतलब कि आजादी से पहले। ठीक है, तो उसको भी हम यहाँ पर पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला देखो इमरजेंस ऑफ बैंक, मतलब कि बैंक्स जो है वो जनरली कब अराइज हुई। ठीक है, उसको हम यहाँ पर स्टेट करेंगे। तो यहाँ पर आजादी से पहले लगभग हमारे जो है 600 बैंक्स होते थे। ठीक है, इंडिया में 600 बैंक जो है वो काम करते थे। सबसे पहला जो बैंक हमारा बना था वो बना था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1770 ईस्वी में जो है वो बना था। कैलकाटा में जो है वो उसकी स्थापना की गई थी और उसने जो है 1832 तक काम किया था। उसके बाद उसको डिसकंटिन्यू कर दिया था। उसके बाद भी कई सारे बैंक जो है हमारे अराइज हुए बैंक ऑफ हिंदुस्तान के बाद भी, जैसे कि जनरल बैंक ऑफ इंडिया जो कि 1786 में बना था। ठीक है, ऊद कमर्शियल बैंक जो कि 1881 में बना था। बाद में इन्होंने भी फंक्शनिंग जो है करनी बंद कर दी। ठीक है, इमरजेंसी ऑफ बैंक में मतलब स्टार्टिंग कहां से हुई थी। ठीक है, तो यहां पर देखो स्टार्टिंग हुई बैंक ऑफ हिंदुस्तान से, उसके बाद बहुत सारी यहां पर बैंक्स बनी, जैसे कि हमारी जनरल बैंक ऑफ इंडिया। बाद में इन्होंने भी फंक्शन यहां पे करने बंद कर दिए। पर इसमें कुछ ऐसी हमारी बैंक्स भी थी जो कि 19th सेंचुरी में जो है बनी थी, है ना, और जिनको और वो अभी तक भी यहाँ पर काम करी। हमने अभी जो बैंक्स पढ़ी उन्होंने अपने फंक्शंस बंद कर दिए, पर कुछ बैंक्स ऐसी भी थी जो कि उस समय स्थापित की गई थी, एस्टैब्लिशमेंट उनकी हुई थी, पर वो अभी तक यहाँ पर काम करे। जैसे कि यहाँ पर हमारी पंजाब नेशनल बैंक, जिसको 1874 में बनाया गया था, वो आज भी यहाँ पर हमारे इंडिया में जो है वर्क कर रही है। उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, इसी पीरियड में हमने जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी यहाँ पर बनाया था, जो कि 1875 में बनाया गया था, और ये पूरे एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज जो था। ठीक है, और आगे चलकर जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसने हमारी कैपिटल मार्केट, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, उसको और हमारी इकोनॉमिक की डेवलपमेंट में काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया। ठीक है, उसके बाद देखो नीड फॉर अ बैंकिंग रेगुलेटर 1920s में आके। ठीक है, 1920s में आके जो हमारा बैंकिंग सेक्टर था उसमें बहुत ज्यादा उथल पुथल मच गई थी, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो गई थी, जिसकी वजह से हमें कई बैंक जो है वो बंद हो गए। ठीक है, तो यहां पर एक नीड अराइज हुई कि हमें एक बैंकिंग रेगुलेटर की जरूरत है जो कि बैंकों पे निगरानी रखे, उनकी सुपरविजन करे, ताकि किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना देखी जाए। ठीक है, तो यहीं पर पहली बार, ठीक है, पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाने की सलाह दी गई थी, और ये किसने दी थी, हिल्टन यंग कमीशन है 1935 में। क्लियर है, 1935 में पहली बार सोचा गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है बनना चाहिए। उसके बाद देखो कंक्लूजन। अब इसको कंक्लूड कर लेते हैं कि इंडिपेंडेंस से पहले हमारा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम वो बेसिकली था क्या। तो यहाँ पर देखो इंडिपेंडेंस से पहले जो हमारे मेजॉरिटी ऑफ स्मॉल बैंक थे वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे। उनके ऊपर जो है पब्लिक का भरोसा यहाँ पर नहीं बन पाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा उथल पुथल थी ना, अच्छे से काम ही नहीं कर पाते, कोई रेगुलेटर नहीं था, सब बैंक अपने हिसाब से काम कर रहे थे, जिसकी वजह से लोगों का उनके ऊपर विश्वास नहीं बना। उनको अपना काम जो है बैंक्स को बंद करना पड़ा, और पब्लिक जो है वो अदर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, वहां से लोन वगैरह जो है वो लेने लगी। क्लियर है, तो ये हमारा आजादी से पहले का फाइनेंशियल सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट देखो हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब कि इंडिपेंडेंस के बाद 1947 से लेकर 1991 तक। ठीक है, तो पहला जो स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनी, यानी कि जो पहले हमारे बैंक थे प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा थे, इंश्योरेंस कंपनी भी प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा थे, उनको पब्लिक सेक्टर बनाया गया, यानी कि उनपे गवर्नमेंट ने अपनी ऑनरशिप ली, उनको नेशनलाइज किया। नेशनलाइज करने का मतलब कि आप वो गवर्नमेंट के अंडर जो है वो काम करेंगे। क्लियर है आपको। दिस फेज इज कमेंस विद द नेशनलाइजेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था उसको नेशनलाइज किया गया, उसके ऊपर पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल किया गया, कब, 1948 में। ठीक है, और यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है अब इंडियन गवर्नमेंट के अंडर जो है काम करना शुरू किया। आगे चलकर जो स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया है जो आज भी यहाँ पर हमारा काम करता है, उसको 1955 में उसे भी नेशनलाइज कर लिया, उसे भी एक पब्लिक सेक्टर जो है बैंक बना दिया। क्लियर है आपको, क्लियर है। ठीक है, आगे चलकर इसी प्रोसेस को और फॉलो किया गया, और जो हमारे 14 प्राइवेट बैंक थे, बहुत जो उस समय जो हमारे देश के बड़े सबसे बड़े हमारे 14 प्राइवेट बैंक थे, उनको भी जो है गवर्नमेंट ने 1969 में जो है नेशनलाइज जो है वो कर दिया। क्लियर है आपको। तो इस फेज की स्टार्टिंग में कई सारी बैंक्स को जो है प्राइवेट सेक्टर बैंक को पब्लिक सेक्टर बैंक में जो है वो कन्वर्ट कर दिया।
नेक्स्ट हो गया यहाँ पर नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। ऐसे ही कई सारे जो हमारे इंश्योरेंस कंपनीज थी उनको भी अब पब्लिक सेक्टर में जो है कन्वर्ट कर दिया, उनको भी नेशनलाइज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 सितंबर 1956 200 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में बना दिया। मतलब कि 245 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को मर्ज करके एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना दी जो कि इंडिया के अंडर ही काम करेगी, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी बना दी, जिसका नाम क्या था हमारा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्लियर है। उसके बाद नेशनलाइजेशन ऑफ 55 प्राइवेट जर्नल इंश्योरेंस कंपनी। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, जनरल इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है, जो कि लाइफ इंश्योरेंस नहीं करती। ठीक है, हमारी जो लाइफ इंश्योरेंस वगैरह होती है, एक लाइफ इंश्योरेंस अलग होती है और बाकी जैसे कार एक्सीडेंट वगैरह, कार का इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, ये हमारे क्या होते हैं, जनरल इंश्योरेंस होते हैं। तो 245 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को मर्ज करके क्या बना दिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। उसके बाद 55 प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को, है ना, उनको भी मर्ज करके इसमें 4 पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो वो कौन कौन सी हमारे यहाँ पर थी, सबसे पहले देखो यहाँ पर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कोर लिमिटेड। ठीक है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट जो है वो पब्लिक सेक्टर के जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है बन गई थी। उसके बाद नेक्स्ट देखो हमारा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स। तो यहाँ पर जाके सरकार को नीड अराइज हुई कि जो रूरल एरियाज हैं, ठीक है, वहां पर भी बैंक्स होने चाहिए, वहां पर भी बैंकिंग सर्विसेज जो है प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि हम रूरल एरिया को भी यहाँ पे डेवलप कर पाए। तो यहाँ पर 1975 में जो है रीजनल रूरल बैंक्स जो है वो बनाए गए, जो स्पेशली रूरल एरियाज में ही काम करते थे और उनकी डेवलपमेंट के लिए ही लोन वगैरह लेंड करते थे। क्लियर है, और वहां पर बैंकिंग सर्विसेज जो है प्रोवाइड करते थे। क्लियर है। उसके बाद देखो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो यहां पर आके डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी इस्टेब्लिश किया, जिनका मेन पर्पस क्या होता था, किसी पर्टिकुलर सेक्टर की डेवलपमेंट में रोल प्ले करना, वहीं पे अपने मनी वगैरह जो है लैंड करनी। क्लियर है, इसका मीनिंग मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। तो यहाँ पर देखो कौन कौन सी हमारी इंस्टीट्यूशन स्थापित की गई थी। सबसे पहले देखो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि नबार्ड को यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया था। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को भी यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था 1982 में। ठीक है, 1982 में दो फाइनेंशियल इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जो है यहाँ पर डेवलप किया था। ठीक है, नबार्ड का काम क्या था, एग्रीकल्चर और रूरल एरियाज को डेवलप करना, उनमें ग्रोथ करना। तो ये जो अपना लैंड वगैरह करती थी, लोन वगैरह देती थी, वो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए ही देती थी। उसके बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ये जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट को जो है डेवलप करने के लिए जो है बनाया गया था। एक्सपोर्ट मतलब कि जो एक्सपोर्ट है ज्यादा से ज्यादा हो और इंपोर्ट कम से कम यहाँ पर किया जा सके, ऐसे यहाँ पर प्रोविजंस करता था। क्लियर है, तो डेवलप किया गया था। उसके बाद देखो यहाँ पर नेशनल हाउसिंग बैंक यहाँ पर सेटअप किया गया था 1988 में। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक इंडिया यहाँ पर बनाया गया था, जिसको हम शॉर्ट में सिडबी भी कहते हैं, 1990 में। क्लियर है आपको। और जो हमारा सिडबी था इसका मेन काम किया था, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज थी उनको यहाँ पर डेवलप करना। उसके बाद देखो फेज 3 आ जाता है। तो यहाँ पर हमने देख लिया फेज 2 तक, 1991 तक हमारी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कैसे थी। उसके बाद नेक्स्ट फेज हमारा आता है लिबरलाइजेशन, यानी 1919 के बाद, है ना, जो हमने यहाँ पर लिबरलाइजेशन की थी, उसके बाद का हमारा फाइनेंशियल सिस्टम कैसा था। क्लियर है आपको। तो यहाँ पर देखो लिबरलाइजेशन आप लोग को पता है क्यों ले आई गई थी, क्योंकि हमारा जो बैलेंस पे ऑफ पेमेंट था उस पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा था, हमारे जो फॉरेन रिजर्व थे वो काफी यहाँ पर कम हो गए थे। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन करनी पड़ी, क्योंकि इनके बिना हमारी कंट्री जो है सर्वाइव नहीं कर पाती। तो लिबरलाइजेशन के बाद जो हमारी यहाँ पर नरसिम्हा कमेटी है, ठीक है, उसने यहाँ पर बैंकिंग रिफॉर्म्स में, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में काफी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो यहाँ पर देखो वन ऑफ द पाथ ब्रेकिंग फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स दैट वर ब्रॉट was the direct result of the recommendation of the नरसिम्हा कमेटी। ठीक है, नरसिम्हा कमेटी 2 बार यहाँ पर उसने अपनी रिकमेंडेशन दी। ठीक है, और उसने जो है हमारे बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म लाने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कमेटीज बनाई गई थी, जिसको हेड किसने किया था, हमारा श्री एम नरसिम्हा। ठीक है, और ये जो है हमारे उस समय के फॉर्मर गवर्नर थे आरबीआई के। क्लियर है, फॉर्मर गवर्नर है आरबीआई की। नेक्स्ट देखो हमारा, अब हम देख लेते हैं कि इनकी रिकमेंडेशन क्या थी। तो सबसे पहले जो नरसिम्हा कमेटी आई थी वो हमारी 1991 में आई थी। इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दी थी और क्या कितना गवर्नमेंट ने उसे एक्सेप्ट किया, उसको हम यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले देखो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 4 टायर हायरार्की फॉर बैंकिंग स्ट्रक्चर, मतलब बैंकिंग स्ट्रक्चर को जो है 4 टायर्स में जो है डिवाइड करना चाहिए। मतलब कि टॉप पे जो है हमारी यहाँ पर 3 से 4 मेजर बैंक्स होनी चाहिए, जिनकी इंडिया में भी ब्रांचेस हो और फॉरेन में भी ट्रेड कर रही हो। उसके बाद हमारे जो है मिड साइज बैंक्स आने चाहिए, मतलब कि एक हायरार्की बना दी। पहले
टॉप पे हमारे 3 से 4 बैंक हो, मेजर बैंक हो, उसके बाद मिड साइज बैंक हो दूसरे में, तीसरे में जो हमारे ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक हो उनको ले आएगा, और लास्ट में हमारे यहाँ पर जो स्मॉल साइज बैंक हो जो छोटे एरियाज में यहाँ पर काम करते हैं। तो बैंकिंग स्ट्रक्चर को जो है इस तरीके से जो है डिजाइन करना चाहिए। उसके बाद द सुपरवाइजरी फंक्शन ओवर बैंक्स एंड द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टू बी असाइन टू द क्वाजी ऑटो नॉर्मल बॉडी स्पॉन्सर्ड बाय द आरबीआई। यानी कि इस कमेटी ने कहा था कि आरबीआई को एक जो बैंकिंग के ऊपर सुपरविजन करनी चाहिए, सुपरविजन आरबीआई को डायरेक्टली ना करके एक यहाँ पर बॉडी बना देनी चाहिए, ठीक है, जो कि बैंकों के ऊपर जो है यहाँ पर सुपरवाइजरी करे। क्लियर है आपको? नेक्स्ट देखो यहाँ पर ए फेस रिजेक्शन इन सीआरआर एसएलआर रेशियो, ठीक है, जो हमारी सीआरआर थी और जो एसएलआर रेशियो थी, नरसिम्हा कमेटी ने कहा कि इनको जो है वो कम कर देना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से जो बैंकों के पास जो फंड्स हैं वो यहाँ पर कम हो जाते हैं, जिससे वो लैंडिंग नहीं कर पाते, जिससे हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं होती, बैंकों की ग्रोथ नहीं होती। तो सीआरआर देखो वो पोर्शन होता है जो कि बैंकों को अपने डिपॉजिट का जो हिस्सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो है डिपॉजिट करवा के रखना पड़ता है, ठीक है, और एसएलआर वो होता है उतना हिस्सा, ठीक है, जो कि कंपनी को अपने फंड, जो बैंकिंग कंपनी है उसको अपने फंड जो है लिक्विड फॉर्म में अपने पास रखने होते हैं, उसको हम एसएलआर कहते हैं। क्लियर है आपको? तो अगर देखो ये रेशियो जितनी ज्यादा होगी उतना ही बैंकों के पास जो है वो फंड्स कम होगा, क्योंकि उन्हें अपने टोटल फंड का ज्यादा हिस्सा रिजर्व करके रखना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा था नरसिम्हा कमेटी कि इन्हें हमें कम करना चाहिए। उसके बाद फेस अचीवमेंट ऑफ 8% कैपिटल एडुकेसी रेशियो, जो बैंक्स हैं उनको कम से कम 8% कैपिटल एडुकेसी जो है मेंटेन करके रखनी पड़ती है। अब कैपिटल एडुकेसी रेशियो बेसिकली क्या होती है? देखो, कंपनी के पास जितने भी रिस्क वेटेड एसेट्स होते हैं, रिस्क वेटेड एसेट का मतलब जिसके साथ पूरा रिस्क अटैच होता है, ठीक है, उसका कुछ हिस्सा जो है उनको अपने पास मिनिमम मेंटेन करके रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर डिसाइड किया गया था कि टोटल रिस्क वेटेड एसेट का 8% जो है वो यहाँ पर मेंटेन करके रखना पड़ेगा बैंक्स को। उसके बाद देखो एबोलिशन ऑफ ब्रांच लाइसेंस पॉलिसी, ठीक है, ब्रांच खोलने के लिए लाइसेंस लेने की जो पॉलिसी है उसको यहाँ पर एबोलिश करना चाहिए। उसके बाद प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड फुल डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंट्स बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको अपनी एसेट्स को प्रॉपर क्लासिफिकेशन करनी चाहिए, प्रॉपर मैनर में उसको जो अपने अकाउंट्स को मेंटेन करना चाहिए, ताकि किसी भी तरह का यहाँ पर फ्रॉड ना किया जा सके। क्लियर है? तो अकाउंट्स यहाँ पर अच्छे से मेंटेन करने, फुली डिस्क्लोज करने, ऑल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द बैंक से यहाँ पर प्रोवाइड करनी जरूरी है। उसके बाद देखो क्या है, डी रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो इससे पहले जो हमारा आरबीआई था वो यहाँ पर बैंक को जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे, जो वो लोन पे इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे या फिर डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे, वो आरबीआई फिक्स करता था। बैंकों के पास इतनी अथॉरिटी नहीं थी कि वो इंटरेस्ट रेट खुद से यहाँ पर फिक्स कर पाए। क्लियर है? तो यहां पर नरसिम्हा कमेटी ने कहा गया कि ये जो रेगुलेशन है इसको हटाना चाहिए और इंटरेस्ट रेट जो है खुद से यहाँ पे डिसाइड होना चाहिए मार्केट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, जो मार्केट में डिमांड और सप्लाई चल रही है उसके अकॉर्डिंग जो है इंटरेस्ट रेट डिसाइड करना चाहिए। आरबीआई को इसके ऊपर कंट्रोल हटा देना चाहिए। उसके बाद सेटिंग अप एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड टू टेक ओवर अ पोर्शन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट लोन पोर्टफोलियो ऑफ बैंक, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया कि एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड बनाना चाहिए, ताकि जो कंपनी के पास जो एनपी होते हैं, ठीक है, एनपी आप लोगों को पता है जो कि अब परफॉर्म नहीं कर रहे होते, लोन जो पैसा डूब गया होता है बैंकों का, ठीक है, तो यहाँ पे एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड बनाना चाहिए जो कि डिस्काउंट पे, ठीक है, डिस्काउंट पे उन एनपीएस को खरीद सके, ताकि जो है यहाँ पर एनपीएस को कम से कम यहाँ पर किया जा सके। क्लियर है? तो ये हमारे कुछ इंस्ट्रक्शन थी जो कि नरसिम्हा कमेटी 1 ने यहाँ पर दी थी। अब इसके बाद जो है गवर्नमेंट ने इसको कितना अप्लाई किया उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले लॉरिंग एसएलआर और सीआरआर, ठीक है। तो नरसिम्हा कमेटी ने कहा था कि एसएलआर और सीआरआर को यहाँ पर कम करना है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट में देखो यहाँ पर जो पहले एसएलआर रेट था 30.5% 1991 में, उसको 1997 में जाके सिर्फ और सिर्फ 25% ही कर दिया, यानी कि इसको कम कर दिया। उसके बाद सीआरआर ब्रॉट टू डाउन, पहले सीआरआर जो था वो हमारा 15% था 1991 में, पर वो कम करके कितना कर दिया 4.5%। यानी कि ये जो नरसिम्हा कमेटी की एसएलआर और सीआरआर को कम करने की जो रिक्वेस्ट थी, रिकमेंडेशन थी, उसको गवर्नमेंट ने मान लिया। उसके बाद देखो प्रूडेंशियल नॉर्म्स। अब ये प्रूडेंशियल नॉर्म्स क्या होते हैं? ऐसे नॉर्म्स, ठीक है, जो कि बैंकों को फॉलो करना होता है जब भी वो अपने ऑपरेशंस करने होते हैं, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे नॉर्म्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि आरबीआई ने स्पेसिफाई किए होते हैं कि आपको जब भी लोन वगैरह देना है तो इस प्रोसीजर को फॉलो करना है, कोई भी ऑपरेशन करोगे तो आपको ये काम करना जरूरी है, ठीक है। तो प्रूडेंशियल नॉर्म्स यहाँ पर ले आए गए जो कि
फॉलो करना पड़ता है बैंक्स को जब भी वो अपना काम करते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स। ठीक है, तो कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स बोला था 8% यहाँ पर होना चाहिए नरसिम्हा कमेटी ने, तो गवर्नमेंट ने इसे मान लिया। और ये जो 8% है 1996 में जाके जो हमारी बैंक्स थी उन्होंने, पब्लिक सेक्टर बैंक स्पेशली, उन्होंने जो है 8% तक जो है कैपिटल एडुकेसी रेशियो को मेंटेन करना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट देखो, डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट। जो आरबीआई था उसने अपना पूरा कंट्रोल हटा दिया इंटरेस्ट रेट पे, चाहे वो लैंडिंग इंटरेस्ट रेट हो, चाहे वो डिपॉजिटरी पे जो पे करते हैं बैंक वो इंटरेस्ट रेट हो। तो अब जो है उसके ऊपर जो हमारा आरबीआई, उसका किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं होता। बैंक्स खुद ही अपना जो है यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि उन्हें कौन सा इंटरेस्ट रेट चार्ज करना है, और वो इंटरेस्ट रेट कहाँ से डिसाइड होता है, मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखो यहाँ पर रिकवरी ऑफ डेट्स। ठीक है, अब ये जो बैंक रिकवरी जो डेट्स वगैरह देते थे, लोन वगैरह देते थे, तो उनको वापस रिकवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था बैंक के लिए। तो इसके लिए यहाँ पर देखो रिकवरी ऑफ डेट के लिए यहाँ पर रिकवरी ट्रिब्यूनल बनाए गए। ठीक है, यहाँ पर डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल बनाए गए जो स्पेशली जो है यही काम करते हैं, रिकवरी ऑफ डेट। बैंक जो है इन ट्रिब्यूनल्स की हेल्प से इजिली अपने रिकवरी डेट्स की जो है रिकवरी यहाँ पर कर सकता था। उसके बाद कंपटीशन फ्रॉम न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो यहाँ पर लिबरलाइजेशन के बाद यहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट थी उसने कई प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को लाइसेंस दे दिया कि वो भी यहाँ पर ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो वो इंक्रीज हो गए, जिनकी वजह से इनके बीच में कंपटीशन जो है वो बढ़ गया। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। यहाँ पर बैंकिंग कंपनीज को जो है एक्सेस दे दिया गया कि वो जो है कैपिटल मार्केट में अपने शेयर्स को इशू करके कैपिटल रेज कर सकते हैं पब्लिक से। क्लियर है आपको? क्लियर है। ठीक है, ये कुछ हमारे यहाँ पर ऑपरेशन थे। नेक्स्ट देखो क्या है, फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, अब यहाँ पर बैंक्स को ऑपरेशन, जो अपने बिजनेस ऑपरेशंस करते हैं, ठीक है, उनमें भी थोड़ी यहाँ पर फ्रीडम दे देगी। अब इतना ज्यादा कंट्रोल यहाँ पर आरबीआई नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट थी जो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर ली थी नरसिम्हा कमेटी की। नेक्स्ट देखो हमारे यहाँ पर नरसिम्हा कमेटी सेकंड। ठीक है, इसके बाद नरसिम्हा कमेटी जो सेकंड है वो भी हमारे यहाँ पर आई थी, जो कि 1998 में आई थी। और इसका मेन काम देखो क्या था, जो हमारी बैंकिंग रिफॉर्म की गई थी, यानी कि 1991 में जो नरसिम्हा कमेटी ने जो जो रिकमेंडेशन दी थी और जो गवर्नमेंट ने जो जो रिकमेंडेशन को अप्लाई किया था, उसके ऊपर निगरानी करना, उसके सुपरविजन करना कि वो कितना इफेक्टिवली जो है वो अडॉप्ट किया जा रहा है, कितना इफेक्टिवली वो जो बैंकिंग कंपनीज है उन प्रोसीजर्स को जो है फॉलो करें, उनको यहाँ पर मेजर करना जरूरी था। ठीक है, तो ये हमारी कुछ रिकमेंडेशन थी जो कि रिपोर्ट सबमिट करवाई थी किसमें, नरसिम्हा कमेटी ने। सबसे पहले स्ट्रेंथनिंग ऑफ बैंक्स इंडिया। ठीक है, जो इसने रिकमेंडेशन दी थी पहले कि जो हमारी बैंक्स हैं, ठीक है, जो इंडिया में बैंक काम करते हैं, उनको इतना मतलब कि ताकतवर बनाना है, इतना उनके पास स्ट्रेंथ हो कि वो खुद से अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, जैसे कि डोमेस्टिक लेवल पे कोई लिक्विडिटी प्रॉब्लम आती है या फिर फॉरेन लेवल पे फॉरेन एक्सचेंज में किसी भी तरह की डिफिकल्टी आती है, तो वो इजिली उसको जो है कॉन्कर कर सके, इजिली उसको जो है सॉल्व कर पाए। तो बैंक को यहाँ पर स्ट्रेंथ करना, उसको उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पर बढ़ानी है। नेक्स्ट देखो क्या है, नैरो बैंकिंग। ठीक है, अब ये नैरो बैंकिंग देखो क्या होता है, देखो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थी, ठीक है, जो यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक्स थी, वो यहाँ पर देखो क्या करती थी, जैसे ये लोन देती थी तो उसको लोन को रिकवर करना बहुत ज्यादा यहाँ पर मुश्किल होता था, जिसकी वजह से वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो बन जाते थे। तो इसीलिए एक नैरो बैंकिंग का कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसके अकॉर्डिंग जो वीक बैंक है, जो पहले ही जिनके पास इतने फंड्स नहीं है ना, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो वीक है ना, तो उसको नैरो बैंकिंग फॉलो करनी पड़ती है। इसके तहत वो जो है वहां पर लोन वगैरह नहीं दे सकते जहां पर किसी भी तरह का यहाँ पर रिस्क हो, मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ वहीं पे लोन दे सकते हैं जहां पर रिस्क फ्री सिक्योरिटी एसेट्स हो। ठीक है, रिस्क फ्री मतलब किसी भी तरह का उनको रिस्क फेस नहीं करना, या फिर ये शॉर्ट टर्म लोन वगैरह ही दे सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा यहाँ पर रिस्क होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखो हमारा कैपिटल एडुकेसी रेशियो। तो यहाँ पर बोला गया कि जो कैपिटल एडुकेसी रेशियो वो मिनिमम यहाँ पर 9% होना चाहिए। पहले में 8% बोला गया था, पर यहाँ पर बोला गया कि 1% और बना के मिनिमम कैपिटल एडुकेसी रेशियो जो है वो 9% यहाँ पर होनी चाहिए। उसके बाद देखो बैंक ओनरशिप। नरसिम्हा कमेटी ने बोला कि जो गवर्नमेंट है उसे ज्यादा से ज्यादा बैंकों पे कंट्रोल रखना है। ठीक है, कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर उनको ऑनरशिप लेनी पड़ेगी, उनकी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट यहाँ पर करना पड़ेगा। सिंपल भाषा में कि बैंकों के ऊपर नरसिम्हा कमेटी चाहती थी कि बैंक के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ऑनरशिप किसकी हो, गवर्नमेंट्स की हो, ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल किसके पास हो, गवर्नमेंट के पास हो। नेक्स्ट देखो रिव्यू ऑफ बैंकिंग लॉस। अब जो हमारी बैंकिंग लॉस उस समय यहाँ पर चल रहे थे, जैसे कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट हो गया, आरबीआई एक्ट हो गया, इनको दोबारा से रिवाइज करने की जरूरत है। जो भी मॉडिफिकेशन यहाँ पर करने की जरूरत है वो यहाँ पर हमें करनी चाहिए, क्योंकि देखो
आज का ज़माना थोड़ा चेंज हो गया है, लिबरलाइजेशन के बाद तो और ज़्यादा चेंज हो गया है। तो यहाँ पर बोला गया कि हमारे जो बैंकिंग लॉज हैं उनमें भी यहाँ पर अमेंडमेंट करनी चाहिए, उनमें भी चेंजेस ले आने चाहिए। नेक्स्ट देखो यहाँ पर स्टेप्स टुवर्ड लिबरलाइजेशन इन अदर सेक्टर। अब तो हमने यहाँ पर बात की, अभी तक हमने यहाँ पर थर्ड स्टेज में जो बात की वो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर की बात की कि बैंकिंग सेक्टर में नरसिम्हा कमेटी ने यहाँ पर दो रिपोर्ट्स पेश की और उन्हीं रिकमेंडेशन को फॉलो करके बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म ले आया गया। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर अदर सेक्टर है उनके अलावा जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, उसमें क्या क्या चीजें हुई वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। क्लियर है आपको? तो यहाँ पर देखो सबसे पहले इंपोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस किया गया। इंपोर्ट ड्यूटी ऐसी ड्यूटी होती है जब हम इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर हमें टैक्स पे करना पड़ता है, ड्यूटी पे करनी पड़ती है, उसे यहाँ पर रिड्यूस किया गया। यानी कि सरकार जनरली क्या करती है, इंपोर्ट कम से कम हो उस पर ड्यूटीज ज्यादा लगाती है ताकि लोग ज्यादा इंपोर्ट करवाए ना। अगर इंपोर्ट करवाएंगे तो ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा और वो उनको महंगा पड़ेगा। ठीक है, तो इस पॉलिसी को जो है खत्म किया गया और इंपोर्ट ड्यूटीज को रिड्यूस किया गया। प्रोड्यूसिंग लाइसेंसिंग डन अवे विद लाइसेंस राज राज अबॉलिश। ठीक है, पहले आपको कोई भी गुड्स सर्विसेज जो है वो प्रोडक्शन करते थे, हम उसको प्रोड्यूस करते थे तो हमें लाइसेंस लेना पड़ता था, लाइसेंस राज से, उसको यहाँ पर अबॉलिश कर दिया गया। उसके बाद ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स ले आए गए। ठीक है, जो हमारे ट्रेड से जुड़े पॉलिसीज थे उनमें भी कई तरह के यहाँ पर रिफॉर्म्स ले आए गए। जो हमारे फिजिकल रिफॉर्म को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। फिजिकल रिफॉर्म का मतलब जो फिजिकल का मतलब क्या है, जो हमारे गवर्नमेंट है, ठीक है, जो उसकी स्पेंडिंग है, जो उसको रेवेन्यू आती है, उसके बीच में कई सारे यहाँ पर चेंजेस किए गए। जैसे कि टैक्स हो गए, ठीक है, टैक्स से मेन रेवेन्यू आता है गवर्नमेंट को, तो उसमें भी टैक्स को कम ज्यादा यहाँ पर किया गया, उसमें भी कई तरह के चेंजेस ले आए गए। उसके बाद देखो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन रिलैक्स। ठीक है, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था यहाँ पर, उसको यहाँ पर बंद करके फेमा को ले आएगा। ठीक है, फेमा जो है वो थोड़ा लिबरलाइज था, यानी कि इसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे फॉरेन एक्सचेंज के थोड़े से सही थे, थोड़े कम थे, जिसकी हेल्प से फॉरेन एक्सचेंज करना यहाँ पर आसान हो गया था। उसके बाद जो एफडीआई नॉर्म्स है उनको भी रिलैक्स किया गया। एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो बाहर से हमारी कंट्री में जो है इन्वेस्टमेंट आते थे, तो बाहर से जब कोई पर्सन इन्वेस्टमेंट करता था सरकार ने उसके ऊपर कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर लगाए हुए थे ताकि ज्यादा से ज्यादा एफडी हमारे पास ना आए। ठीक है, तो उन रूल्स एंड अगर आए भी, अगर एफडीज आए भी तो उसके ऊपर सरकार का कंट्रोल बना रहे। ठीक है, उसके बाद देखो उसी को यहाँ पर उन रूल्स एंड रेगुलेशन को जो है रिलैक्स किया गया। डिस इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इंटरप्राइजेस। ठीक है, जो हमारे पब्लिक इंटरप्राइजेस है उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर कम की गई थी। क्लियर है? तो ये हमारा यहाँ पे थर्ड स्टेज था। नेक्स्ट देखो हमारा यहाँ पर फेज 4। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पर फेज 4। अब फेज 4 कौन सा? हमारा पोस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। पोस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का मतलब जो 2008 में पूरे वर्ल्ड में जो डिप्रेशन आया था उसके बाद। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि जो ग्रेट डिप्रेशन आया था 2007-8 में, उसकी वजह से वर्ल्ड की सारी कंट्रीज जो है वो अफेक्ट हुई थी। ऐसे ही इंडिया भी अफेक्ट हुई थी, पर इंडिया पे कम यहाँ पर उसका प्रभाव पड़ा, पर अफेक्ट तो हुई ही थी। ठीक है, तो यहाँ पर भी कई यहाँ पर जो है रिकमेंडेशन थी, जो कई सारे ऐसे काम किए गए जिसकी वजह से हम जो है यहाँ पर रिफॉर्म ले आते अपने फाइनेंशियल सिस्टम में। ठीक है, सबसे पहले स्ट्रेंथनिंग द ड्राइव फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब कि फाइनेंशियल सर्विसेज को और यहाँ पर वाइड किया गया और यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया गया। उसके लिए एक यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना को इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट यहाँ पर लाइसेंसिंग ऑन डिफरेंशिएटेड बैंक्स। जो हमारे डिफरेंशिएटेड बैंक्स थे उनको यहाँ पर लाइसेंस देना शुरू कर दिया। डिफरेंशिएटेड बैंक जो हमारी नॉर्मल यूनिवर्सल बैंक होती है उनके जैसा काम नहीं करती, मतलब कि उनका कुछ फंक्शंस ही यहाँ पर परफॉर्म करती। क्लियर है? इसमें मेनली हमारे कौन से आते हैं कि हमारे पेमेंट्स बैंक आते हैं और ये हमारे आते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, तो ये रेमिटेंस वगैरह करने में जो है जल्दी हेल्पफुल होते हैं एज कंपैरिजन टू यूनिवर्सल बैंक्स। क्लियर है? नेक्स्ट देखो यहाँ पर सेटिंग अप टू द पीजी नायक कमेटी बाय द आरबीआई इन 2014 टू रिव्यू द गवर्नेंस ऑफ द बोर्ड ऑफ बैंक्स इन इंडिया। ठीक है, जो हमारे बैंक्स के बोर्ड है, ठीक है, जो बैंक्स के बोर्ड है वो कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है, क्या क्या उनकी एक्टिविटीज है, क्या क्या उनको इश्यूज फेस कर रहे हैं, उनको उनकी निगरानी करने के लिए यहाँ पर पीटी नायक कमेटी को बनाया गया था, जो कि स्पेशली बैंक के बोर्ड्स को ही वेरीफाई करती थी कि उनको कौन कौन से इश्यूज आ रही हैं ताकि उन इश्यूज को सॉल्व किया जाए। क्लियर है? उनकी पॉलिसीज वगैरह को भी ध्यान में रखा जाता था। उसके बाद देखो कंसोलिडेशन अमंगस पीएसयू बैंक्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस द नंबर ऑफ सच बैंक्स 27 to 12। ठीक है, बहुत सारे हमारे पहले 27 पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते थे, पर उनको अब मर्ज करके जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 12 ही बना दिया, यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक को भी यहाँ पर मर्ज कर दिया गया। उसके बाद ऑपरेशनलाइजिंग इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्सी कोड। ठीक है, तो यहाँ पर इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड को यहाँ पर ले आया गया। इसकी हेल्प से हम जो है जो भी हमारे इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी से रिलेशन कुछ भी काम होता था वो जल्दी यहाँ पर हम कर पाते थे।
क्लियर है आपको? क्योंकि आप लोग को पता है कि जब बैंक लोन देता है, अगर सामने वाला पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए, तो उस केस में बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक स्पेशली यहाँ पर अलग से बोर्ड बना दिया गया, जिसको हम इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड भी कहते हैं। तो यहाँ तक हमने इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। फटाफट से बता दीजिए क्या आपको किसी भी तरह का डाउट है। ओके, तो सेशन को ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। और अगर आप सिस्टमैटिक वे में इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ये पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजिली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में जो है एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIPF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से। और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है न्यू 2023। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लेक्चर को लाइक कर देना, हमारे सेशन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच एवरीवन।